आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक्शन क्राइम फिल्म ब्रेथ ऑफ मैन। ये कहानी है पैट्रिक हिल की, जो कि एक सिक्योरिटी एजेंसी में काम करता है, लेकिन सभी लोग उससे काफी हैरान रहते हैं क्योंकि वो अपने काम के लिए काफी ओवर क्वालिफाइड है। और पैट्रिक इतना बेहतर होने के बाद भी एक छोटी सी सिक्योरिटी एजेंसी में क्यों काम करता है, इसके बारे में हमें कहानी में आगे पता लगेगा। कहानी की शुरुआत होती है और हमें फोर्टिको कंपनी की एक वैन को दिखाया जाता है और इस वैन के अंदर बहुत सारे पैसे भरे हुए थे, लेकिन जल्द ही कुछ गुंडे इस वैन का ताला तोड़ देते हैं और उस वैन के अंदर जितने लोग बैठे थे उन्हें बाहर निकालकर इस वैन के अंदर जितने पैसे थे उन्हें लेने लगते हैं। इतने में ही यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं और वो उन दोनों गार्ड्स को मार देते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ मासूम लोग भी मारे जाते हैं। फिर कुछ देर के बाद हमें यहाँ पर पैट्रिक को दिखाया जाता है जो कि फोर्टिको कंपनी के अंदर जाता है कुछ काम मांगने के लिए। यहाँ पर हमें इस कंपनी के बारे में पता चलता है कि ये कंपनी पूरे शहर में गैस प्रोवाइड कराती है, जैसे कि बैंक और कसिनोस, यानी कि जहाँ पर भी गैस की जरूरत होती है ये कंपनी गैस वहाँ पहुँचाती है पूरी सिक्योरिटी के साथ। लेकिन जहाँ पर ज्यादा पैसे होते हैं वहाँ पर खतरा भी होता है और इसीलिए इन्हें अपनी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए और इसीलिए वो किसी को भी अपनी टीम में लेने से पहले उसकी पूरी जांच करते हैं। अब यहाँ पर इन्हें पैट्रिक का वायर डेटा काफी पसंद आता है क्योंकि पैट्रिक ने इससे पहले डेल्टा एजेंसी में काम किया था, लेकिन यहाँ के लोग पैट्रिक को अपनी टीम में शामिल करने से पहले उसे आगाह कर देना चाहते हैं कि इस काम में कितना खतरा है और इसीलिए वो हाल ही में हुई घटना के बारे में पैट्रिक को बताते हैं कि कैसे दिन दहाड़े कुछ गुंडों ने इनके दो सिक्योरिटी गार्ड को मार दिया। लेकिन पैट्रिक को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए वो शामिल होना चाहता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम बुलेट होता है और ये यहाँ पर पैट्रिक का टेस्ट लेने के लिए आया था। फिर यहाँ पर पैट्रिक के टेस्ट की शुरुआत होती है और उससे गोलियां चलवाई जाती हैं ताकि उसका निशाना देखा जा सके और इसके बाद उससे कुछ फिजिकल एक्टिविटीज कराई जाती हैं और आखिर में उससे ड्राइविंग करवाई जाती है। यहाँ पर बुलेट उससे कहता है कि तुम्हें इस टेस्ट में पास होने के लिए कम से कम 70% मार्क्स चाहिए थे और तुम 70% ला चुके हो, इसीलिए तुम्हारी जॉब पक्की होती है। खैर पैट्रिक अगले दिन अपने काम पर पहुंचता है और यहाँ पर उसे उसके पार्टनर से मिलवाया जाता है, डेव होता है। अब पैट्रिक डेव के साथ अपने पहले मिशन पर निकल पड़ता है और उनके साथ बुलेट भी होता है। यहाँ पर डेव पैट्रिक को बताता है कि जिस वैन को उन गुंडों ने लूट लिया और उन्हें मार दिया उस वैन में जाने की ड्यूटी मेरी थी, लेकिन मेरी तबीयत खराब थी और इसलिए मैं नहीं जा सका था। और यहाँ पर हमें डेव की बातों से पता चलता है कि वो एक डरपोक आदमी है और वो पैट्रिक को भी डरपोक ही समझता है। फिर ये लोग बाहर जाते हैं और कुछ गैस लेकर वापस अपनी कंपनी में आ जाते हैं और इनका काम पूरा हो जाता है। अब इसके बाद बुलेट पैट्रिक को कैंटीन में इन्वाइट करता है और उससे कहता है कि यहाँ का नियम तो यही है, तुम्हें कैंटीन में आना ही होगा और हमारे साथ बिलियर्ड्स खेलना होगा। अब पैट्रिक भी कैंटीन में आने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले जब वो अपने आईडी कार्ड्स को रखने के लिए जाता है तो देखता है कि यहाँ पर सभी के आईडी कार्ड्स लगे हुए हैं और पैट्रिक यहाँ पर काफी गौर से उन आईडी कार्ड्स को देखता है और इसके बाद कैंटीन में पहुंचता है जहाँ पर कि सारे लोग बिलियर्ड्स खेल रहे थे। तभी यहाँ पर पैट्रिक के पास एक आदमी आता है जो कि उससे बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा पैट्रिक ही उसकी बेइज्जती कर देता है, जिससे कि सभी लोग उस आदमी पर हंसने लगते हैं और सबको ये भी समझ आ जाता है कि पैट्रिक को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है। यहाँ पर लोगों की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है कि आखिर ये आदमी कौन है और ये कहाँ से आया है। अब एक बार फिर पैट्रिक का ग्रुप अगले दिन बहुत सारे पैसों के साथ बाहर निकलता है और दूसरी जगह पैसे लेने के लिए बुलेट अंदर जाता है और उनकी गाड़ी बाहर खड़ी होती है। लेकिन जब बुलेट बहुत देर तक वापस नहीं आता तब डेव उसे कॉल करता है, लेकिन फोन कोई और उठाता है और वो कहता है कि वो अभी के अभी उस गाड़ी को लेकर अंदर आए वरना ये लोग बुलेट को मार देंगे। डेव पैट्रिक से कहता है कि हमें अभी के अभी वापस सेफ हाउस जाना होगा क्योंकि हमें बताया जाता है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमें वापस सेफ हाउस आना होगा। लेकिन पैट्रिक कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि बुलेट हमारा साथी है और हम उसे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। और अब इसीलिए ये लोग वैन लेकर अंदर पहुंचते हैं जहाँ पर कि उन लोगों ने इन्हें बुलाया था। तभी उनकी गाड़ी से एक आदमी बाहर आता है जिसने की बुलेट के सर पर बंदूक तानी है और वो इन लोगों से कहता है कि तुम्हारी गाड़ी के पीछे एक और गाड़ी खड़ी है, जल्दी से तुम लोग वो पैसे उस गाड़ी में डाल दो। और यहाँ पर पैट्रिक सारे पैसे उस गाड़ी में फेंकने लगता है। इसी बीच वो एक पैसे का बैग नीचे फेंक देता है जिसे उठाने के लिए एक बंदा उस गाड़ी से नीचे आता है और तभी पैट्रिक उस आदमी को गोली मार देता है और अब इसीलिए यहाँ पर गोलियां चलने लगती हैं और पैट्रिक एक एक करके सभी आदमियों को मार देता है और पैट्रिक के चेहरे पर थोड़ा सा भी डर नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे कि पैट्रिक का रोज का काम है। पैट्रिक को यहाँ पर गोलियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता और वो सभी लोगों के सर में गोली मारता है और ऐसा लग रहा था जैसे उसका निशाना कभी नहीं चूकता। यहाँ पर पैट्रिक सभी को मार देता है, लेकिन इनके ग्रुप का एक आदमी भागने लगता है, लेकिन उसके थोड़ी
ही देर बाद पैट्रिक उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो। लेकिन वो आदमी पैट्रिक को कुछ नहीं बताता, जिससे कि पैट्रिक को उस पर गुस्सा आता है और वो उससे भी मार देता है। और ये सारी चीजें पैट्रिक और डेव देख रहे थे। ये सारी चीजें उन्हें काफी हैरान करती हैं, क्योंकि वो इसे अभी तक डरपोक समझ रहे थे। अब पैट्रिक वहां से आने से पहले उन सभी लोगों का नकाब हटाकर उनका चेहरा देखता है और यहाँ पर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी को खोज रहा है। अब इसके बाद जब पैट्रिक वापस आता है तो यहाँ पर उसके मैनेजमेंट की टीम के कुछ लोग उसके सामने बैठे थे। वो इससे कहते हैं कि तुमने टेस्ट में सिर्फ 70% ही नंबर लेकर आए थे, लेकिन आज जो तुमने किया है वो 100% है। तुम्हारा निशाना एक बार भी नहीं चूका और तुमने सभी बदमाशों के सर में गोली मारी। ऐसा कैसे हो सकता है? जिस पर पैट्रिक कहता है कि जब जान खतरे में होती है तब निशाना अपने आप ही लगने लगता है और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। लेकिन पैट्रिक के चेहरे को देखकर ये बात साफ पता चल रही थी कि वो झूठ बोल रहा है। लेकिन मैनेजमेंट वाले इससे काफी खुश होते हैं, क्योंकि आज इसने उनका बहुत सारा पैसा बचाया था और वो ऐसे ही लोगों को तो अपनी टीम में चाहते थे। जब पैट्रिक उस कमरे से बाहर आता है तब टेरी नाम का एक आदमी उसके पास आता है और वो इससे कहता है कि हमारे यहाँ पर एक नियम है कि जिसके साथ में हाल ही में कोई घटना हुई है उसे डिस्क जॉब करना पड़ेगा अगले कुछ महीनों के लिए। तो पैट्रिक कहता है कि वो डिस्क जॉब नहीं करना चाहता, वो फील्ड में काम करना चाहता है। लेकिन टेरी उसकी एक नहीं सुनता और कहता है कि यहाँ का नियम तो यही है। और तभी हम इस कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो कि पैट्रिक के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम डिस्क जॉब करो तब तुम फील्ड में ही काम कर सकते हो। इसके बाद वो टेरी से ये भी कहते हैं कि इसे फील्ड में ही काम करने दो, इसका काम बाकी के गार्ड्स को काफी जोश देगा। तभी हम इस कंपनी के मैनेजमेंट वाले लोगों को देखते हैं जो कि एक आदमी को कॉल करते हैं जिसका नाम है एजेंट किंग। और वो किंग से कहते हैं कि जिस आदमी ने अभी कत्लेआम किया है वो पैट्रिक ही है और अगर पैट्रिक जैसे लोग इस कंपनी में हैं तो हमारे पैसे खतरे में हैं। किंग इन लोगों से कहता है कि पैट्रिक को पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं है और इसलिए वो जैसा करता है उसे करने दो। और तभी हम वापस पैट्रिक को देखते हैं जिसके पास एक लड़की आती है। वो यहाँ पर उसे एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट देती है और ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसकी है ये भी हमें आगे पता चलेगा। अब वक्त ऐसे ही बीतता जाता है और अब 3 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन पैट्रिक और बुलेट अपनी वैन में वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ बदमाश लोग उन पर फिर से हमला कर देते हैं और वो गाड़ी के अंदर गैस भी छोड़ देते हैं जिससे कि इनका दम घुटने लगे। और तभी बुलेट गाड़ी से बाहर आ जाता है और पैट्रिक गाड़ी के दूसरे दरवाजे से बाहर आता है और वो चोर जैसे ही पैट्रिक का चेहरा देखते हैं वो यहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर बुलेट इस चीज को बिल्कुल भी नहीं समझ पाता है कि आखिर वो चोर पैट्रिक का चेहरा देखकर क्यों भाग गए। और जल्द ही ये बात एजेंसी तक पहुंच जाती है और जैसे ही ये बात टेडी को पता चलती है वो काफी हैरान होता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, उन चोरों ने तुम्हें पकड़ लिया था और तुम लोगों ने गेट भी खोल दिया था, अगर वो चाहते तो वो सारे पैसे लेकर जा सकते थे, लेकिन वो तुम्हारा चेहरा देखने के बाद भाग क्यों गए। जिस पर पैट्रिक कहता है कि शायद हाँ आज का दिन इस कंपनी के लिए काफी अच्छा है और इसलिए शायद वो चोर भी भाग गए। इसके बाद जब इस पूरी कंपनी में बातें होने लगती हैं कि आदमी कुछ तो छिपा रहा है और ये कोई आम आदमी तो बिल्कुल नहीं है, तब कहानी 5 महीने फ्लैशबैक में जाती है और यहाँ पर हमें पैट्रिक की असली कहानी देखने मिलती है और हम पैट्रिक को उसके असली बेटे के साथ देखते हैं जिसका नाम डगी है। पैट्रिक संडे का पूरा दिन अपने बेटे के साथ गुजारता है। तभी पैट्रिक को उसकी गैंग के लोगों का कॉल आता है क्योंकि पैट्रिक एक गैंगस्टर है। गैंग के लोग कहते हैं कि भाई एक प्रॉब्लम हो गई है और हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए और इसीलिए पैट्रिक को उन्हें रास्ते में जाकर फोन करना होगा और उन्हें बताना होगा कि वैन सेफ हाउस से कब निकल रही है। पहले तो पैट्रिक इस काम के लिए मना करता है लेकिन वो बाद में मान जाता है क्योंकि काम बस 2 मिनट का ही था। पैट्रिक को सिर्फ कॉल ही तो करना है और इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर सेफ हाउस के पास पहुंच जाता है। वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम अंदर ही रहना, मैं बस अभी बाहर से एक बर्गर लेकर आता हूँ। वो बर्गर की दुकान के पास जाता है और जैसे ही वो उस वैन को सेफ हाउस के बाहर आते हुए देखता है वो अपनी गैंग वाले लोगों को कॉल कर देता है और ये वैन भी फोर्डिगो कंपनी की ही होती है। अब जैसे ही वैन थोड़ी दूरी पर जाती है कुछ गुंडे इस वैन को रोक लेते हैं और उसके गार्ड्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। तभी यहाँ पर एक गार्ड चालाकी करने की कोशिश करता है पर जैन नाम का एक आदमी दोनों गार्ड्स को गोली मार देता है। तभी उसकी नजर पड़ती है पैट्रिक की गाड़ी पर जिसके अंदर वो उसके बेटे डगी को देखता है। जैन को लगता है कि डगी ने उसे देख लिया है और वो आगे उसके लिए खतरा बन सकता है और इसीलिए वो डगी को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे गोली मार देता है। तभी पैट्रिक भी ये देख लेता है और वो दौड़कर आने लगता है जिस पर जैन पैट्रिक पर भी बहुत सारी गोलियां चला देता है और पैट्रिक वहीं पर बेहोश हो जाता है। वो काफी घायल हो जाता है इसलिए सभी को लगता है कि शायद वो मर गया है। अब ये सारे बदमाश यहाँ से जाने लगते हैं और ये वही घटना है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इसके बाद हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा घायल है और हॉस्पिटल में भर्ती है। उसका बचना काफी मुश्किल होता है क्योंकि उसे बहुत सारी गोलियां लगी थी, लेकिन अब पैट्रिक जिंदा है और उसे अपने बेटे का बदला लेना है और अब इसीलिए पहुंचता है वो एजेंट किंग के पास और कहता है मुझे बस उन लोगों का नाम जानना है जिन्होंने मेरे बेटे को मारा है। जिस पर एजेंट किंग कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें एक लिस्ट दे सकता हूँ जिसमें शहर के सारे गुंडों के नाम है और जरूर उनमें से कोई एक होगा जिसने ये किया है।
ये लिस्ट लेने के बाद पैट्रिक अपने लोगों के पास पहुंचता है और यहाँ हमें पता चलता है कि पैट्रिक का गैंग बहुत बड़ा है और इसके ग्रुप में बहुत सारे खूंखार लोग भरे पड़े हैं। यहाँ पर पैट्रिक ऑर्डर देता है कि इस लिस्ट में जितने भी लोग हैं उन सभी को बारी बारी से पकड़ो और पता लगाओ कातिल कौन है। फिर एक एक करके पैट्रिक के लोग शहर के सारे गुंडों को पकड़ते हैं और उन्हें मारते जाते हैं, लेकिन अभी तक उन्हें डगी का कातिल नहीं मिला है। समय ऐसे ही गुजरता जाता है और ये लोग उन गुंडों की तलाश करते रहते हैं। फिर पैट्रिक को एहसास होता है कि वो ऐसे लोगों को मारते जाएंगे और उन्हें कभी भी उसके बेटे का कातिल नहीं मिलेगा। और फिर पैट्रिक एक नया रास्ता चुनता है। उसे लगता है कि जरूर फोर्टिगो कंपनी का कोई आदमी उन कातिलों से मिला हुआ है, तभी तो उन्होंने इतनी आसानी से इतने सारे पैसों को लूट लिया। इसके बाद हम उसी लेडी को देखते हैं जिसने कि कुछ समय पहले पैट्रिक को वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट दी थी और ये औरत यहाँ पर पैट्रिक को नया नाम, नया पासपोर्ट और नया वर्क एक्सपीरियंस देती है। और उसने पैट्रिक की ऐसी प्रोफाइल बनाई है जिसमें लगे कि पैट्रिक पिछले 11 सालों से डेल्टा कंपनी में काम कर रहा था। यहाँ पर ये सब इसलिए किया गया था ताकि पैट्रिक को फोर्टिगो कंपनी में नौकरी मिल जाए और इसलिए पैट्रिक को उस कंपनी में नौकरी मिल भी जाती है। फिर पैट्रिक की खोज की शुरुआत होती है जिसे कि हमने फिल्म की शुरू से अब तक देखा है। फिर हमारे सामने वो सभी कातिल आते हैं जिन्होंने की डगी को मारा था और ये सारे लोग अभी छिपे हुए हैं और इनके चेहरे पर बाहर निकलने की परेशानी साफ नजर आ रही है। तभी हम इनके बॉस को देखते हैं जिसका नाम जैक्सन है और ये बाहर के लोगों की नजर में शरीफ आदमी है, लेकिन लोगों को उसके बारे में पता नहीं है कि इसका अपना एक गुंडों का गिरोह है और वो शहर से बहुत सारे पैसे लूट रहा है। और यहाँ पर जैक्सन को भी पता है कि उसके गिरोह के सारे लोग परेशान हैं और वो कुछ काम करना चाहते हैं। काम का मतलब चोरी। यहाँ पर जैक्सन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि हमें अभी कुछ और दिन अंडरग्राउंड रहना होगा, क्योंकि जो कांड तुमने अपने आखिरी काम में किया है उसकी वजह से तुम्हें छिपना ही पड़ेगा। और इनका जो आदमी है फोर्टिगो कंपनी में वो अभी किसी भी चोरी को करवाने के लिए राजी नहीं है। इसलिए जैक्सन अपने आदमी को समझाता है कि अभी कुछ दिन और शांत रह लो, उसके बाद हम बड़ा हाथ मारेंगे। वक्त ऐसे ही आगे बीतता है और थोड़े दिनों के बाद जैक्सन इनके पास आता है और इन्हें बताता है कि इस बार हम अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा हाथ मारने जा रहे हैं और ये हमारा रिटायरमेंट होगा, यानी कि हमारे हाथ इतने पैसे लग जाएंगे कि फिर हमें कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस बार हम किसी वैन को नहीं बल्कि पूरी की पूरी कंपनी को ही लूट रहे हैं। और ये जिस कंपनी को लूटने की प्लानिंग कर रहे थे वो फोर्टिगो ही है और इनकी हेल्प वही आदमी कर रहा है जिसने की इनकी मदद पहले की थी। इसके बाद हमें फोर्टिगो कंपनी को दिखाया जाता है जहां पर ये कह रहे होते हैं कि इस बार हमारे पास बहुत ज्यादा कैश आने वाला है और ये सारे का सारा कैश ब्लैक फ्राइडे होने की वजह से आ रहा है, इसीलिए हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। इसके बाद हम जैक्सन को देखते हैं जो कि जैन के फ्लैट में गया है। जैक्सन यहाँ आकर देखता है कि जैन के फ्लैट में बहुत सारी महंगी चीजें हैं और उसकी बाइक बहुत ज्यादा महंगी है। ये देखकर जैक्सन उसे डांटने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें इसका अंजाम मालूम नहीं है। और यहाँ पर जिस तरह से जैन जैक्सन को देखता है उससे समझ आ जाता है कि जैन जैक्सन को बिल्कुल पसंद नहीं करता। जैन पहले आर्मी में था इसलिए वो किसी को भी समझ में नहीं आता और वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है। तभी हम पैट्रिक और बुलेट को देखते हैं जो कि बहुत सारा पैसा लेकर कंपनी की तरफ आ रहे हैं। यहाँ पर बुलेट पैट्रिक से कहता है कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, दरअसल मैं बाहर कुछ लोगों की मदद करता हूँ जिससे कि वो हर बार इस गाड़ी को लूट लेते हैं और लूटने के बाद वो मेरा हिस्सा मुझे बड़ी ही आसानी से दे देते हैं। लेकिन पिछली बार थोड़ी गड़बड़ हो गई क्योंकि जिन्हें मैंने खबर दी थी और जिन्होंने इस गाड़ी को लूटा था उन्होंने कुछ गार्ड्स को मार दिया और साथ ही साथ कुछ मासूमों को भी, और इसलिए इस बार हमारी प्लानिंग है कि हम पूरी की पूरी कंपनी को ही लूट लेंगे और मैं चाहता हूँ कि इस काम में तुम मेरा साथ दो। इस बात पर पैट्रिक कहता है कि अगर मैं तुम्हारा साथ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। बुलेट कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम जिंदा रहोगे और अगर साथ नहीं दोगे तो तुम्हें मरना पड़ेगा। इस बात को सुनकर पैट्रिक शांत हो जाता है और उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसे कैसे भी अपने बेटे के कातिलों तक पहुंचना है। फिर एक जगह पर बुलेट अपनी वैन रोकता है और उसके गिरोह के कुछ लोग उस वैन के अंदर आकर बैठ जाते हैं और साथ ही साथ वो पैट्रिक के हाथ भी बांध देते हैं क्योंकि उन्हें पैट्रिक पर अभी भी भरोसा नहीं है। इसके बाद बुलेट वैन लेकर पहुंचता है कंपनी के अंदर जहां पर कि सारे चोर उस वैन से बाहर आते हैं और वो सभी पर अपनी बंदूकें तान देते हैं और अंदर के लोगों को सेफ का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं और जब वो ऐसा नहीं करते तब ये गोलियां चलाने लगते हैं और फिर उन्हें दरवाजा खोलना पड़ता है। अब जैसे ही दरवाजा खुलता है ये लोग पैट्रिक को अंदर लेकर जाते हैं और उसके पैर भी बांध देते हैं और उसके साथ ये डेव और टेरी को भी बांध देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैक्सन एक बड़ी सी गाड़ी लेकर कंपनी के अंदर आ जाता है और ये सभी लोग इन सभी पैसों को उस गाड़ी के अंदर डालने लगते हैं। तभी पैट्रिक अपने पास के एक आदमी पर हमला करता है और उससे मार डालता है। इसके बाद वो अपने आप को भी आजाद कर लेता है। इसके बाद पैट्रिक उसकी शक्ल देखता है और समझ जाता है कि ये जैन नहीं है
जिसने उसके बेटे को मारा था। फिर पैट्रिक उसी के ही कपड़े पहन लेता है और एक एक करके उन गार्ड्स को मारने लगता है, लेकिन उसे अभी भी जैन नहीं मिल रहा था और पैट्रिक धीरे धीरे ऐसे ही सभी लोगों को मारता जा रहा था। तभी हम बुलेट को देखते हैं जो कि डेव से एक बंदूक मांगता है, क्योंकि डेव को अभी इस बारे में पता नहीं है कि बुलेट एक गद्दार आदमी है, इसीलिए डेव उसे गन दे देता है। लेकिन बुलेट उसी गन से डेव को मार देता है और उसके साथ अपने और कई साथियों को भी मारता है। तभी हम देखते हैं कि जैक्सन काफी घायल हो चुका है और वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पर उसके साथ सिर्फ जैन है, यानी कि उसके गिरोह के सारे साथी मर चुके हैं और ये लोग यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं क्योंकि पैट्रिक इन्हें निकलने नहीं दे रहा है। और तभी बुलेट पैट्रिक पर गोलियां चलाने लगता है और वो उसे घायल कर देता है। फिर ये तीनों लोग यहाँ से बाहर निकलने वाले होते हैं, जैक्सन, बुलेट और जैन। लेकिन जैन गाड़ी के अंदर जाता है और वो जैक्सन को मार देता है और बाहर आकर बुलेट से कहता है कि जैक्सन पहले से ही मरा हुआ था। और इसके बाद ये दोनों लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं बहुत सारे पैसों के साथ। और पुलिस से बचने के लिए बीच बीच में ये लोग बहुत सारी गाड़ियां भी बदलते हैं और कई सारे रास्ते भी। और इसके बाद पहुंचते हैं एक टनल के पास जहाँ पर ये सभी पैसों को एक दूसरी गाड़ी में डाल रहे थे। तभी हम बुलेट को देखते हैं जो कि बंदूक निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि वो जैन को मार दे, क्योंकि उसे पता है कि उसने ही जैक्सन को मारा है और अगर जैन को मौका मिला तो वो उसे भी मार देगा। वो बंदूक निकाल ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर जैन आ जाता है और उससे कहता है तुम लेट हो गए। ये कहकर वो बुलेट को भी मार देता है और अब इन सारे पैसों का मालिक अकेला जैन था। ये सारे पैसे लेकर जैन अपने अड्डे पर पहुंच जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसे फोन पर एक घंटी सुनाई देती है। जैन समझ नहीं पाता कि ये घंटी बज कहाँ रही है। तभी वो देखता है कि पैसों के बैग में एक फोन है और जैसे ही वो फोन उठाता है वो पाता है कि उसके सामने पैट्रिक बैठा हुआ है और इस फोन को पैट्रिक ने ही बैग में रखा था ताकि ये लोग भाग भी जाएं तो वो इन्हें पकड़ ले। यहाँ पर पैट्रिक जैन से कहता है कि बताओ तुम मुझे पहचान रहे हो, मैं वही आदमी हूँ जिसके बेटे को तुमने बड़ी ही बेरहमी से मार दिया था। उसकी बात सुनते ही जैन को उसका चेहरा याद आ जाता है और इतना कहने के बाद पैट्रिक उसे अपने बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इसे जोर से पढ़ो। और जैन इस रिपोर्ट को जोर से पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है कि डगी को कहाँ कहाँ गोली लगी थी। फिर पैट्रिक भी जैन को उन्हीं जगहों पर गोली मारता है जहाँ पर कि इसने डगी को मारी थी। पैट्रिक जैन को बहुत सारी गोलियां मारता है और अब जैन भी यहीं पर मारा जाता है। फिर पैट्रिक बाहर निकलता है और उसे एजेंट किंग मिलता है। पैट्रिक कहता है कि कंपनी के सारे पैसे ऊपर हैं, उन्हें लो और कंपनी को वापस कर दो। इतना कहने के बाद पैट्रिक यहाँ से चला जाता है और ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।